आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हर क्राइम के पीछे एक छुपा हुआ है चौंकाने वाला राज। ये एक ऐसे किलर की कहानी जिसका हर मूव आपको हैरान कर देगा और हर खून में वो एक अपनी निशानी छोड़ जाता है, जो ये साफ बताती है ये कोई एक्सीडेंट नहीं कि जानबूझकर किया गया एक खौफनाक प्लान है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रविवार के दिन जासूस विलियम एक अपराध स्थल पर पहुंचता है और जासूस डेविड से मिलता है जिसका अभी अभी तबादला हुआ है। शव एक ऐसे व्यक्ति का है जिसे गोली मार दी गई थी। पड़ोसियों ने उसे अपनी पत्नी से 2 घंटे तक बहस करते सुना, इसलिए पुलिस को लगता है कि यह जुनून में किया गया अपराध था। बाहर निकलते समय विलियम बताता है कि वह जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाला है और सोचता है कि डेविड ने अपनी बेकार यूनिट में दोबारा नियुक्ति के लिए इतनी मेहनत क्यों की। डेविड बस इतना कहता है कि वह कुछ अच्छा करना चाहता है और विलियम उसे याद दिलाता है कि अगले 7 दिनों तक वह अभी भी प्रभारी है। सोमवार की सुबह डेविड अपनी पत्नी ट्रेसी के बगल में उठता है, जो फोन बजने पर परेशान हो जाती है। डेविड को एक और अपराध स्थल पर बुलाया जाता है जहां उसकी मुलाकात विलियम से फिर से होती है। जब डेविड सोचता है कि क्या पीड़ित सचमुच मर चुका है, तो शव को खोजने वाला पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और विलियम डेविड को उसके इस व्यवहार के लिए डांटता है। जासूस घर की तलाशी लेते हैं और जमीन पर तिलछट्टे बिखरे हुए पाते हैं। पीड़ित मेज पर मरा हुआ पड़ा है और उसका चेहरा प्लेट पर है। उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और मेज के नीचे उल्टी से भरी एक बाल्टी पड़ी है। डेविड लगातार बेवकूफी भरी टिप्पणियां करता रहता है, इसलिए विलियम उसे पड़ोसियों से बात करने के लिए भेजता है। बाद में कार में डेविड विलियम को याद दिलाता है कि उसका पहले से ही हत्या विभाग में करियर है, इसलिए उसे यह भारी काम नहीं करना चाहिए। मुर्दा घर में पीड़ित के विशाल शरीर को मेज पर रखने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं कि उस आदमी ने तब तक खाया जब तक उसके अंदरूनी हिस्सों से खून नहीं निकल गया। सिर पर कुछ चोट के निशान भी हैं, लेकिन डॉक्टर यह नहीं बता पाए कि यह कैसे हुआ। विलियम का अनुमान है कि उस आदमी के सिर के पीछे बंदूक तानी गई थी। बाद में विलियम पुलिस स्टेशन जाता है और कप्तान को मामले की जानकारी देता है। 12 घंटे खाने के बाद हत्यारे ने उस आदमी को लात मारी, जिससे उसके अंदरूनी हिस्से फट गए। किसी को मारने के लिए इतना काम करना पड़ता है, इसलिए विलियम को लगता है कि अपराधी जानबूझकर ऐसा कर रहा है और यह एक सीरियल किलर हो सकता है। विलियम अनुरोध करता है कि उसे दूसरी जगह भेजा जाए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसका आखिरी मामला पागलपन भरा हो। वह यह भी बताता है कि यह डेविड के लिए बहुत जल्दी है, जो गुस्सा और आहत हो जाता है। कप्तान विलियम को फिर से नियुक्त करने से इनकार करता है, लेकिन वह डेविड को एक और मामले में लगाता है। मंगलवार को एक बचाव पक्ष के वकील की हत्या हो जाती है। जब जिला अटॉर्नी प्रेस को शांत करने की कोशिश करता है, डेविड घटनास्थल पर पहुंच जाता है। कालीन पर एक बड़ा खून का धब्बा था, जिस पर लालच शब्द लिखा था और खून का इस्तेमाल एक महिला की तस्वीर पर चश्मा बनाने के लिए भी किया गया था। पुलिस स्टेशन में कप्तान विलियम को मृत वकील के बारे में बताता है। हत्यारे ने उसके लिए छोटे प्लास्टिक के टुकड़ों से भरी एक बोतल भी छोड़ी थी, जो पहले बड़े आदमी के पेट में पाए गए थे। ऐसा लगता है कि उसे वहीं खिलाया गया था। विलियम अपराध स्थल पर लौटता है और फ्रिज खोलता है। उसे फर्श पर अजीब से छेद दिखाई देते हैं। पेट से निकले प्लास्टिक के टुकड़े उन छेदों में फिट हो जाते हैं, इसलिए विलियम फ्रिज को वापस अपनी जगह पर रखता है और पीछे दीवार पर ग्रीस से लिखा हुआ ग्लूटनी शब्द देखता है। वहां एक नोट भी मिला है, जिस पर पैराडाइज लॉस्ट का एक उद्धरण है, जिसका मतलब है कि यह अभी शुरू हुआ है। फिर विलियम सब कुछ वापस स्टेशन ले जाता है और अनुमान लगाता है कि यह सीरियल किलर 7 घातक पापों के अनुसार हत्या कर रहा है। बड़ा आदमी पहले नंबर पर था, पेटूपन के साथ, और वकील दूसरे नंबर पर था, लोभ के साथ। इसका मतलब है कि सप्ताह के अंत तक हर दिन एक हत्या होगी। विलियम यह कहते हुए स्टेशन से चला जाता है कि डेविड को पूरा केस मिल सकता है। शाम को विलियम लाइब्रेरी में कई क्लासिक किताबें पढ़ने जाता है, जैसे कैंटरबरी टेल्स और द डिवाइन कॉमेडी। वह कई पन्नों की फोटोकॉपी करता है और एक पठन सूची बनाता है, जिसे वह डेविड की मेज पर लिफाफे में छोड़ देता है। इस बीच डेविड दोनों अपराध स्थलों के विवरण का अध्ययन करता रहता है। बुधवार को डेविड विलियम द्वारा कठिन किताबों के चयन से बहुत निराश हो जाता है, इसलिए एक अधिकारी उसे क्लिफ्स नोट्स का संस्करण लाकर देता है। बाद में स्टेशन पर डेविड को पता चलता है कि उसे विलियम के साथ एक ऑफिस साझा करना होगा। जब ट्रेसी का फोन आता है, तो वह डेविड को मजबूर करती है कि फोन विलियम को दे, ताकि वह उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित कर सके। उस रात विलियम उस युवा जोड़े से मिलने जाता है और जब ट्रेन गुजरने की आवाज से पूरा घर हिलता है, तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता। रात के खाने के बाद लोग मामले पर चर्चा करते हैं।
डेविड का मानना है कि हत्यारा शुक्रवार को चुपके से घुसा और पूरा सप्ताह वकील को प्रताड़ित करता रहा। पीड़ित को 1 पाउंड मांस चाकू से काट कर तराजू पर तौलना पड़ा। वकील के पेट से एक नोट भी मिला जिस पर एड मर्चेंट ऑफ वेनिस का उद्धरण लिखा था। मांस वकील के पेट से निकला था, इसलिए वह खून बहने से मर गया। विलियम सोचता है कि क्या हत्यारा कोई संदेश या उपदेश दे रहा है। फिर डेविड उसे खून से सने चश्मे वाली तस्वीर दिखाता है। यह महिला गोल्ड की पत्नी है जिसे पहले ही सुरक्षित जगह भेज दिया गया था। विलियम भ्रमित हो जाता है और महसूस करता है कि कुछ है जो उसने नहीं देखा, लेकिन उसे देखना चाहिए। जासूस पत्नी से मिलने और उसे अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाने का फैसला करता है ताकि पता चले कि उसे कुछ अजीब दिखाई देता है या नहीं। महिला बताती है कि दीवार पर लगी एक पेंटिंग उल्टी है। दोनों अपराध स्थलों पर दौड़ते हैं और दीवार से पेंटिंग उतारते हैं, लेकिन निराशा होती है क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं है। हालांकि विलियम दीवार पर ब्रश से बने कुछ उंगलियों के निशान ढूंढता है। थोड़ी ही देर में प्रिंट लैब अपने उपकरणों का इस्तेमाल करके पूरा संदेश उजागर करता है। ये उंगलियों के निशान मिलकर मेरी मदद करो शब्द बनाते हैं। ये निशान पीड़ित के नहीं हैं, इसलिए वे इन्हें कंप्यूटर पर जांचते हैं, लेकिन कोई मिलान नहीं होता। गुरुवार को पुलिस को पता चलता है कि ये निशान विक्टर नाम के एक व्यक्ति के हैं। वह दक्षिणी बैप्टिस्ट परिवार में पला बड़ा है, मानसिक बीमारी का इतिहास रखता है और उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी पुलिसकर्मी विक्टर की तलाश में स्टेशन से निकल पड़ते हैं, लेकिन विलियम को लगता है कि वह सही व्यक्ति नहीं है। कुछ ही मिनटों बाद टीम विक्टर की इमारत में घुसती है, जो बहुत अच्छी हालत में नहीं है। वे दरवाजा तोड़ते हैं और अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, जो बेहद गंदा है। छत पर गंध को कम करने के लिए दर्जनों चीड़ के पेड़ के एयर फ्रेशनर लटके हुए हैं। बेडरूम में उन्हें बिस्तर पर एक आकृति दिखाई देती है। चादरें हटाकर वे विक्टर का शव पाते हैं। उसकी कंकाल जैसी हालत से पता चलता है कि वह काफी समय से मरा हुआ है। दीवार पर बिस्तर के ऊपर आलस्य लिखा हुआ था। डेविड को तस्वीरों का एक डिब्बा मिलता है जिसमें उस आदमी की पिछले 1 साल से हो रही हालत दिखाई गई है। जब एक पुलिस वाला लाश के पास जाता है और उसे बताता है कि उसे वह मिला जिसका वह हकदार था, विक्टर अचानक खांसते हुए जाग जाता है क्योंकि वह असल में जिंदा है। एम्बुलेंस से विक्टर को ले जाने के बाद एक रिपोर्टर इमारत में आता है और जासूसों की तस्वीरें खींचता है। डेविड कैमरा फेंक देता है और रिपोर्टर पर तब तक चिल्लाता रहता है जब तक वह चला नहीं जाता। बाद में अस्पताल में एक डॉक्टर पुष्टि करता है कि विक्टर पिछले 1 साल से हिल तक नहीं सका है। उसकी मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी कमजोर है। उसके शरीर में बहुत सारी दवाइयां हैं, दिमाग प्रभावित है और उसकी जीभ काम नहीं कर रही है, इसलिए उसे पूछताछ संभव नहीं है। शाम को ट्रेसी विलियम को फोन करती है और बताती है कि उसे किसी से बात करने की जरूरत है और शहर में वह अकेला व्यक्ति है जिसे वह जानती है। शुक्रवार की सुबह ट्रेसी और विलियम एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वह बताती है कि उसे यहां रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वह डेविड को यह बात नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे उसका करियर खराब हो जाएगा। ट्रेसी यह भी बताती है कि वह गर्भवती है। विलियम याद दिलाता है कि एक बार जब उसने एक महिला को गर्भवती किया था तो उसने उसका गर्भपात करवा दिया था। हालांकि ट्रेसी समझाती है कि वह बच्चे को रखना चाहती है, बस वह उन्हें शहर में नहीं पालना चाहती। विलियम उसे सलाह देता है कि जब तक वह तय न कर ले कि बच्चे को रखेगी या नहीं, तब तक डेविड को कुछ न बताए। ट्रेसी इस पर रोने लगती है। इसके बाद विलियम काम पर चला जाता है। वह डेविड के साथ सुराग देखता है, जो सोचता है कि हत्यारा पागल है। इसके बाद जॉन डेविड की बंदूक पकड़ लेता है और उसके सिर में गोली मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसी समय विलियम प्रकट होता है और जॉन भाग जाता है। इसके बाद डेविड अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन विलियम उसे याद दिलाता है कि उनके पास वारंट नहीं है। बहस शुरू होती है और डेविड शांत हो जाता है, लेकिन वह सिर्फ दरवाजा तोड़ने के लिए ऐसा कर रहा होता है। स्थिति को संभालने के लिए जासूस एक पड़ोसी को पैसे देते हैं ताकि वह पुलिस को बता सके कि उन्होंने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि अपार्टमेंट में कोई संदिग्ध और डरावना व्यवहार हो रहा था। अब वे जॉन डो के घर की तलाशी ले सकते हैं, जो बहुत ही भयावह है। उन्हें खतरनाक औजारों से भरा एक बक्सा, दीवार पर एक नियॉन क्रॉस बाइबल के पास दवाइयों से भरा एक दराज और हत्याओं से जुड़ी स्मृति चिन्हों से भरी अलमारियां मिलती हैं। वहां एक फर कोट पहने हुई महिला की तस्वीर भी है। विलियम को हत्यारे की बेतुकी बातों से भरी कई नोटबुक मिलती हैं। एक छिपे हुए कमरे में
डेविड को सभी पीड़ितों की तस्वीरें मिलती हैं जब उन्हें मारा जा रहा था। उसे एक टब में रिपोर्टर द्वारा ली गई तस्वीरें भी मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने उस दिन हत्यारे से अनजाने में बात की थी। बाद में फोरेंसिक टीम को पैसों से भरा एक डिब्बा और एक नोट मिलता है, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। विलियम सुराग ढूंढने के लिए नोटबुक पढ़ता है, लेकिन उनमें हत्याओं से मिलान करने के लिए कोई तारीख नहीं है। उसी समय फोन बजता है और डेविड उसे उठाता है। यह जॉन डो है, जो कहता है कि वह डेविड की प्रशंसा करता है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इससे सरप्राइज खराब हो जाएगी। फिर दोनों नोटबुक पढ़ते रहते हैं और पुष्टि करते हैं कि जॉन उपदेश दे रहा है। उन्हें लगता है कि तस्वीर वाली महिला ही उनका अगला सुराग है। शनिवार को जासूस बिल के बताए पते पर जाते हैं, जो एक चमड़े की दुकान है। दुकान का मालिक बताता है कि जॉन ने एक खास ऑर्डर दिया था और उसे उसकी तस्वीर भी दिखाता है। तभी उनका बीपर बजता है और पता चलता है कि तस्वीर वाली महिला मिल गई है। वे एक क्लब में पहुंचते हैं और तहखाने में देखते हैं कि महिला बिस्तर पर मृत पड़ी है और दरवाजे पर वासना लिखा है। फर्श पर एक आदमी चादर ओढ़े पड़ा है और चीख रहा है। बाद में स्टेशन पर डेविड क्लब के मालिक से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लगता। विलियम उस आदमी से पूछता है और उसे जॉन द्वारा बनवाए गए उत्पाद की तस्वीर दिखाता है। यह एक कोट पीस है जिसमें कमर पर चाकू लगा है। वह आदमी बताता है कि जॉन ने उसे मजबूर किया था कि वह उस महिला के साथ गंदी हरकत करे और कोट पीस पहनाए, जिससे महिला की मौत हो गई। डेविड घर पहुंचता है और ट्रेसी को बताता है कि वह उससे प्यार करता है। विलियम अपने मेट्रोनोम से परेशान होकर उसे कमरे में फेंक देता है। नींद न आने पर वह अपने डार्ट बोर्ड पर चाकू फेंकता रहता है। रविवार को 911 पर जॉन का फोन आता है कि उसने फिर से कोई अपराध किया है। थोड़ी ही देर बाद पुलिस को एक महिला बिस्तर पर मृत मिली। उसकी दीवार पर उसके खून से गर्व लिखा हुआ था। उसके हाथों में बेहोश करने वाली दवा की एक बोतल और एक फोन पड़ा था। ऐसा लगता है कि जॉन ने महिला का चेहरा काट दिया और उसकी नाक भी काटी। फिर उसने उसे एक पट्टी बांधकर विकल्प दिया, या तो फोन से मदद के लिए कॉल करे और विकृत चेहरे के साथ जिए, या फिर जहर लेकर खुद की जान ले। महिला का अहंकार उसे दवा लेने के लिए मजबूर करता है। स्टेशन पर विलियम डेविड से कहता है कि जब तक यह मामला खत्म नहीं होता वह रिटायर नहीं होगा। अचानक जॉन डो खून से लथपथ स्टेशन में प्रवेश करता है और ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है। डेविड अपनी बंदूक निकालता है और पुलिस उसे घेर कर हथकड़ी लगा देती है, जबकि वह वकील मांगता है। फिर वे उसकी उंगलियों के निशान लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास कोई निशान नहीं होते, क्योंकि उसकी त्वचा काट दी गई थी। विलियम और डेविड को नहीं लगता कि जॉन इतनी आसानी से हार मान लेगा, और उन्हें किसी जाल का शक होता है। एक वकील जॉन से बात करता है और पुलिस के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि 2 और लाशें छिपी हुई हैं, लेकिन जॉन केवल डेविड और विलियम को ही घटनास्थल पर ले जाएगा। पुलिस इस सौदे को स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन अगर वे ऐसा नहीं करते तो जॉन पागलपन का दावा करेगा। अगर वे सौदा स्वीकार कर लेते हैं तो वह दोषी होने का दावा करेगा। विलियम को आश्चर्य होता है कि क्या ये लाशें असली हैं। जिला अटॉर्नी लैब के नतीजे बताते हैं कि जॉन के कपड़ों पर लगा खून 2 नए पीड़ितों का है। जासूसों के पास इस सौदे को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे अपनी छाती के बाल मुंडवा लेते हैं ताकि उन पर माइक्रोफोन चिपकाया जा सके। जब कप्तान प्रेस से निपटता है, तब दोनों जॉन के साथ एक कार में निकलते हैं और एक हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। यात्रा के दौरान जासूस जॉन के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने बारे में बात करने से इनकार करता है और केवल कहता है कि उसे अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि यह खास है। विलियम जॉन के धार्मिक तर्क पर हमला करता है और उसे बड़बड़ाने पर मजबूर कर देता है। जॉन बताता है कि उसने किसी निर्दोष की हत्या नहीं की। उसके सभी शिकार सिर्फ बड़े पाप करने वाले अपराधी थे, चाहे कारण कितना भी छोटा क्यों न हो, जैसे अधिक वजन। वह डेविड को ताने मारता रहता है, जिससे डेविड का गुस्सा बढ़ता जाता है। आखिरकार जॉन जासूसों से कहता है कि वे कार बिजली के टावरों से भरे खुले मैदान में रोक दें। समय देखकर जॉन पुलिस को मैदान में ले जाने लगता है। उसी समय सड़क पर एक वैन आती है। विलियम उसे रोकने के लिए दौड़ता है, जबकि डेविड जॉन के साथ रहता है। विलियम तेजी से गाड़ी चलाकर सड़क रोकता है और अपनी बंदूक निकालता है। वैन से एक आदमी बाहर आता है। यह सिर्फ एक डरा हुआ डिलीवरी वाला लड़का है, जिसे डेविड के लिए एक पैकेज लाने के लिए रखा था,
कि जन्नार जांच करने के बाद कि उस लड़के के पास कोई हथियार नहीं है, विलियम उसे जाने देता है और अपनी टीम से कहता है कि कोई उसे सुरक्षित ले जाए। फिर विलियम एक बक्सा खोलता है और उसके अंदर का सामान देखकर बेहद चौंक जाता है। वह घोषणा करता है कि जॉन का पलड़ा भारी है। इस बीच जॉन डेविड से कहता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है और उसने एक पुलिस वाले को पैसे दिए थे ताकि वह डेविड के बारे में जानकारी ले सके। वह बताता है कि वह ट्रेसी से मिला और उसका सिर काट दिया क्योंकि वह डेविड के सामान्य जीवन से ईर्ष्या करता था। इसका मतलब है कि ईर्ष्या उसका पाप था। जॉन डेविड से कहता है कि वह गोली चलाए और क्रोधित हो जाए। विलियम डेविड को शांत करने के लिए दौड़ता है, लेकिन वह यह नहीं बताता कि बक्से में क्या है। इससे पुष्टि होती है कि ट्रेसी का सिर बक्से में है। जॉन डेविड को ताने मारना बंद नहीं करता और बताता है कि ट्रेसी गर्भवती थी। विलियम गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। बच्चे के बारे में सुनकर डेविड का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जॉन के सिर में और फिर शरीर में 5 बार गोली मार देता है। शाम को डेविड को उसके अपराध के लिए पुलिस पकड़ लेती है और अंततः विलियम पुलिस को छोड़ देता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प और धमाकेदार मूवीज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।